तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है काठमांडू। जो काठमांडू है वो एक जगह है जो कि नेपाल में है, और ये काठमांडू नेपाल की कैपिटल भी है। तो जो हमारे स्टोरी राइटर हैं जिनका नाम विक्रम सेठ है, उन्हें घूमने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। वो ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, और आप लोगों में से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें घूमना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। और वैसे अगर मैं पर्सनली भी बताऊं तो मुझे भी घूमना बहुत अच्छा लगता है। नई नई जगहों पर जाना और उन्हें एक्सप्लोर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस चैप्टर में हमें विक्रम सेठ ने बताया एक ट्रिप के बारे में जो कि वो चाइना से इंडिया की तरफ ले रहे थे। और उन्होंने सोचा क्यों ना मैं बीच में तिब्बत और नेपाल भी घूम लूं। बहुत अच्छा आइडिया लग रहा है ये। चलो मैं ऐसा ही करता हूँ। तो वो नेपाल पहुंचे और उन्होंने एक रूम बुक किया। फिर वो बहुत थक गए थे। यार मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अब मैं क्या करूँ। एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ। सुबह उठूँगा और फिर सोचूंगा कि आगे क्या करना है। फिर वो नेक्स्ट डे उठे और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस जगह की जो सबसे बेस्ट जगहें हैं घूमने लायक, उन्हें एक्सप्लोर करूंगा। तो उन्हें पता करने के बाद ये पता चला कि यहाँ पर दो टेम्पल्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, मतलब पॉपुलर हैं, और उनकी बहुत मान्यता भी है। और इनका नाम आप लोगों ने भी कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं पशुपतिनाथ टेम्पल को विजिट करूंगा, जो कि एक हिंदू टेम्पल है, और दूसरा वो एक बुद्ध टेम्पल को एक्सप्लोर करने का सोच रहे थे, जो कि बुद्धनाथ स्तूपा था। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सन और अपने नेफ्यू मतलब भतीजे को कहा, चलो हम चलते हैं पहले पशुपतिनाथ, और उसके बाद हम उस बुद्ध टेम्पल में भी जाएंगे। फिर वो लोग पशुपतिनाथ के लिए निकल जाते हैं। विक्रम सेठ बताते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि लोग एक दूसरे को कोहनियाँ मार रहे थे आगे बढ़ने के लिए और दर्शन करने के लिए। उस टेम्पल की एक बात और थी जो कि पोएट को बहुत अजीब लगी, कि उस टेम्पल में सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही अलाउड थे। नॉन हिंदू जो लोग थे उन्हें उस टेम्पल में एंटर करना भी अलाउड नहीं था। जो चीज़ जो हमारे विक्रम सेठ को बहुत अजीब लगी, क्योंकि जो टेम्पल होता है वो तो सबके लिए होता है, वहाँ पर तो कोई भी जा सकता है। उसके लिए किसी की जाति पर जाना ये तो गलत बात है। फिर उन्होंने आगे बताया कि जब वो पुजारी के पास गए और उन्हें फूल दिए मंदिर में चढ़ाने के लिए, तो उस टाइम पर वहाँ इतनी सारी भीड़ में से एकदम से एक प्रिंसेस आई, जो कि नेपाल की प्रिंसेस थी। वो रॉयल हाउस से बिलोंग करती थी। तो उनके आते ही सारी भीड़ को हटा दिया गया और उन्हें एक वीआईपी दर्शन दिलवाए गए। जो हमारे विक्रम सेठ हैं उन्होंने बाकी चीज़ों को भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे थे, और वो हमें हर एक डिटेल को बताना चाह रहे थे। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर दो बंदरों की फाइट हो रही थी, और वो फाइट इतनी ज़्यादा खतरनाक हो गई थी। वो दोनों लड़ते लड़ते एक रिवर के पास पहुँच गए, जहाँ पर एक तरफ तो लाश को जलाया जा रहा था, और दूसरी तरफ जो धोबी होता है वो कपड़े धो रहा था। मतलब जो फीमेल धोबी थी वो कपड़ों को वॉश कर रही थी, और वहीं पर कुछ बच्चे नहा भी रहे थे। और ऊपर से जो मंदिर के फूल होते हैं वो उसके अंदर फेंके जा रहे थे। इसीलिए वो जो रिवर थी वो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, जो इसे देखकर विक्रम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने सोचा इतनी पवित्र जगह को इस तरीके से गंदा करना, ये तो बहुत गलत बात है, लेकिन मैं अकेला क्या ही कर सकता हूँ। फिर उन्होंने एक मूर्ति को देखा जो कि आधी जमीन के अंदर थी और आधी बाहर थी। वहाँ के लोगों का मानना था कि ये जो मूर्ति है, जब ये मूर्ति पूरी तरीके से बाहर आ जाएगी तो कलयुग खत्म हो जाएगा और अच्छा युग शुरू हो जाएगा। जो अभी का टाइम है वो
कलयुग चल रहा है। इस तरीके से और भी युग थे, जैसे द्वापर युग था, सतयुग था, और भी सारे थे, लेकिन इतनी ज़्यादा नॉलेज मुझे नहीं है। अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं। फिर इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि चलो, अब यहाँ से तो दर्शन हो गए हैं, अब हम लोग दूसरे टेम्पल जाते हैं। फिर वो दूसरे टेम्पल के लिए निकले। वो फिर बुद्ध के टेम्पल में पहुँचे, जो कि बुद्धनाथ स्तूपा था। जो वो जगह थी वो पशुपतिनाथ से बिल्कुल ही अपोजिट थी। वहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति थी। लोग जो थे वहाँ आराम से छोटी छोटी शॉप्स खोलकर बैठे हुए थे। वहाँ पर एक वाइट डोम था, एक स्ट्रीट थी, और जो शॉप्स थी वो ओन कर रहे थे तिब्बतन इमिग्रेट्स लोग, जो कि बाहर से आए हुए लोग थे। वो लोग उन शॉप्स को ओन कर रहे थे, और वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें वहाँ पर सेल कर रहे थे। वो वहाँ पर क्लोथ्स को सेल कर रहे थे, सिल्वर ज्वेलरीज को सेल कर रहे थे, और वहाँ पर लोग आवाज़ें लगा रहे थे कि हमारा सामान खरीद लो, हमारा सामान खरीद लो। और एक बात और, इस बुद्ध टेम्पल में कोई भी ऐसा रूल नहीं था कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू ही आ सकता है या कोई मोंक ही आ सकता है। यहाँ पर कोई भी एंटर कर सकता था, जिसे देखकर हमारे राइटर को काफ़ी अच्छा फील हुआ। फिर उन्होंने देखा कि काठमांडू जो है वो एक बहुत ज़्यादा रिलीजियस प्लेस है, जहाँ पर लोग अलग अलग जगहों से आते हैं और अपने सामान को बेचते हैं। जो इमिग्रेट्स होते हैं वो यहाँ पर व्यापार करने आते हैं। कुछ लोग वहाँ पर फ्रूट सेल करते हैं, कुछ फ्लावर्स सेल करते हैं, कुछ एंटीक्स को सेल करते हैं, कुछ लोग बांसुरी को सेल करते हैं, और वहाँ पर हॉकर्स भी होते हैं पोस्ट कार्ड के। और वहाँ पर उन्होंने बताया कि वहाँ फिल्म रोल्स भी सेल हो रहे थे, कुछ वहाँ पर चॉकलेट सेल कर रहे थे, और कुछ लोग वहाँ पर कॉपर यूटेंसिल्स भी सेल कर रहे थे। और कुछ ऐसी शॉप्स भी थी जहाँ पर नेपालीज एंटीक्स को सेल किया जा रहा था। मतलब जो एंटीक पीस होते हैं नेपाली कल्चर के, वो वहाँ पर सेल हो रहे थे। और उन्हें देखकर जो हमारे विक्रम सेठ थे, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। उनका भी मन कर रहा था कि मैं कुछ चीज़ों को खरीद लूँ। फिर उन्होंने वहाँ की आवाज़ों के बारे में मेंशन किया कि वहाँ पर कुछ फिल्मी सॉन्ग्स बज रहे थे, रेडियो बज रहा था, लोग हॉर्न बजा रहे थे। जो हॉकर्स थे वो आवाज़ें लगा रहे थे। जैसे आप लोगों ने भी जो मार्केट्स होती है वहाँ पर देखा होगा, लोग आवाज़ें लगाते हैं, हमारे यहाँ से सामान ले लो, हमारे यहाँ से सामान ले लो, हम सस्ता दे रहे हैं, हम सस्ता दे रहे हैं। और जो लोग दिल्ली से होंगे उन्हें तो सरोजनी नगर का पता ही होगा, जहाँ ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के लोगों को सामान बेचा जाता है। खैर, फिर से आते हैं हम अपने चैप्टर पर। उन्होंने बताया कि मैंने वहाँ से कुछ शॉपिंग भी की। उन्होंने वहाँ से छल्ली खरीदी। छल्ली मतलब कि जो भुट्टा होता है, हमारे लैंग्वेज में उसे भुट्टा कहते हैं, आप लोग पता नहीं उसे क्या कहते होंगे, उसे इंग्लिश में कॉर्न कहा जाता है। उसमें मसाला मिर्च ये सब लगाकर, बढ़िया से नींबू वींबू लगाकर उन्होंने चटकारे मारकर उसे खाया। फिर उन्होंने एक लव स्टोरी वाली कॉमिक खरीदी। फिर उन्होंने एक रीडर डाइजेस्ट भी खरीदी। फिर ये सब करने के बाद उन्होंने चॉकलेट्स खाई, और उन्होंने फिर लास्ट में संतरे का जूस पिया, और जो पीकर उन्हें मज़ा ही आ गया। वो कह रहे थे कि वाह, ऐसा जूस तो मैंने कहीं पर भी नहीं पिया, क्योंकि वो संतरे जो थे वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश थे। तो उन्हें उसे पीकर बहुत अच्छा लगा। फिर वो अपने रूम पर वापस आ गए, अपने होटल रूम पर वापस आए, और उन्होंने सोचा कि अब मैं आगे का प्लान कैसे करूं। मन तो ऐसा कर रहा है कि मैं ऐसे ही घूमते घूमते जाऊं, ताकि मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए जाऊं, नई नई जगहों का एक्सप्लोर करते हुए। अगर मुझे ऐसे जाना है तो अब मुझे यहाँ से पटना जाना है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं कोई ट्रेन या बस ले लूँ। फिर मैं गंगा मतलब बनारस में जाऊँ, फिर वहाँ से इलाहाबाद जाऊँ, फिर यमुना चला जाऊँ, फिर यमुना से आगरा जाऊँ, फिर आगरा से दिल्ली जाऊँ, और फिर उसके बाद मैं अपने आगे का ट्रिप करूँ। लेकिन फिर वो सोचते हैं, यार इसमें तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, थक जाऊँगा, और मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। मुझे नहीं लगता अब मैं इतना ट्रैवल और कर पाऊँगा। क्या करूँ? तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? थक तो मैं भी काफ़ी गया हूँ, आप बताइए।
ऐसा करते हैं, फिर हम डायरेक्ट घर ही चलते हैं। फिर वो एयरलाइंस जाते हैं और वहाँ से एक टिकट को बुक कर लेते हैं अपने घर की डायरेक्ट। फिर वहाँ पर उन्हें एक बांसुरी वाला दिखाई देता है, जो कि बहुत सारी जो बांसुरी होती है उसे अपने एक डंडे पर लगाया हुआ होता है। उसने एक बांसुरी को अपने हाथ में लिया होता है और ऊपर बहुत सारी जो बांसुरी थी वो कांटों की तरह लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि वो जो बांसुरियां ऊपर लगी हुई थी वो ऐसी लग रही थी जैसे कि एक जानवर हो, जो कि आप लोगों ने देखा होगा, एक एनिमल होता है जिसकी जो बैक होती है उस पर बहुत सारे कांटे होते हैं। वो उसी जानवर की बात कर रहे हैं इसमें। वो आराम से वहाँ पे खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो जो बांसुरी वाला होता है वो बहुत प्यारी स्लो और सॉफ्ट बांसुरी को बजा रहा होता है। वो इतना मधुर बजा रहा था कि उसे वहाँ पर देखने के लिए लोग रुक रहे थे। और जो हमारे राइटर हैं वो तो वहाँ पर रुक ही जाते हैं क्योंकि उन्हें जो बांसुरी की आवाज़ है वो बहुत अच्छी लगती है और वो बांसुरी को सुनना बहुत पसंद करते हैं। फिर वो ये बात बताते हैं कि जो बांसुरी वाला है वो आराम से बांसुरी को बजाता है, दूसरे सेलर्स की तरह वो चिल्लाता नहीं है कि मेरा सामान ले लो, मेरी बांसुरी ले लो। वो बस आराम से बांसुरी को बजाता रहता है। लोग उसके पास आते हैं, वो 2 मिनट के लिए बांसुरी बजाना रोकता है, उनको उसका सामान देता है और फिर वापस बांसुरी बजाने लग जाता है। फिर वो बताते हैं कि जो वो बांसुरी वाला होता है वो फल वाले से बात कर रहा होता है। और फिर वो उसकी लाइफ को इमेजिन करने लग जाते हैं कि ये किस तरीके की लाइफ को जी रहा होता है, जी रहा होगा, क्योंकि वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं था अपने काम को लेकर। वो बस मज़े कर रहा था। वो आराम से बांसुरी बजा रहा था, कोई अगर सामान खरीदना चाहे तो खरीदे, नहीं खरीदना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं थी उसे। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि ऐसा कोई भी कल्चर नहीं है जिसमें कि फ्लूट मतलब कि बांसुरी का यूज़ ना हो, क्योंकि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में भी बांसुरी का यूज़ होता है। जापानीज शैक्यूची में भी इसका यूज़ होता है। शायद मैंने गलत मेंशन किया हो तो आप एक बार यहाँ पे स्पेलिंग देख लीजिएगा। और वो साउथ अमेरिका के बारे में भी बताते हैं कि वहाँ पर भी एक क्लियर और ब्रीथी जो बांसुरी है वो बजाई जाती है। हाई पिच्ड चाइनीज़ फ्लूट्स का भी उन्होंने मेंशन किया। और उन्होंने बताया कि जो फ्लूट्स होते हैं वो कनेक्शन बनाते हैं, क्योंकि फ्लूट्स के बिना जो म्यूज़िक है उसे बनाना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। उनका ऐसा मानना है। वो कहते हैं कि जो बांसुरी है वो एक पॉजिटिव वाइब को फैलाती है। जैसे कि आपने हमारे कल्चर में भी देखा होगा कि जो कृष्ण भगवान हैं वो बांसुरी को बजाते हैं और उनकी बांसुरी को सुनकर जो लोग होते हैं वो बहुत मोहित हो जाते हैं। मतलब उन्हें वो सुनकर बहुत अच्छा फील होता है। अगर आप भी ऐसा सुनना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर कुछ अच्छी म्यूजिक सुन सकते हैं बांसुरी को लेकर, स्पेशली जो कृष्ण भगवान के होते हैं। फिर वो एट लास्ट बताते हैं कि जब मैं अब्रॉड गया था तो मैंने काफ़ी टाइम बांसुरी को नहीं सुना था और मैंने इसे बहुत ज़्यादा मिस किया था। तो ये बोलते हुए ये चैप्टर वो एंड कर देते हैं। और एक बात और, ये जो चैप्टर है ये एक बुक जिसका नाम हेवन लेक है उससे लिया गया है। ये उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। इस तरीके की और समरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।